हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि कल मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ DSSB TGT हिंदी का। तो देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ। पहले मैं बात करूँगी अपने सब्जेक्ट का। 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स आए थे शिक्षण विधियों का, कि शिक्षण टीचिंग स्किल्स जो साइकोलॉजी से संबंधित थी, कि बच्चों का विकास कैसे करना है, और कुछ कुछ जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आया था, सामाजिक विकास से रिलेटेड जो भी लोग हैं। तो 10 नंबर आया था टीचिंग स्किल्स। 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी, 2 क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा टफ था। और फिर 10 नंबर हो गया आपका, आएगा 10 नंबर का पैसेज। ठीक है, 10 नंबर टीचिंग स्किल्स, 10 नंबर का आएगा पैसेज। और पैसेज बहुत हार्ड नहीं था, बहुत इजी था, उसमें से आप मैच करा लोगे। और पैसेज में जैसे कुछ वर्ड्स दिए, उसका विलोम शब्द, उसका पर्यायवाची शब्द, उसका तत्सम शब्द, उसका तद्भव शब्द, ऐसे करके आया हुआ था। तो 10 नंबर हो गया टीचिंग स्किल्स, 10 नंबर हो गया पैसेज। फिर 20 नंबर ऐसे करके आया था कि 10 नंबर आप अगर सबमिट करोगे तभी आपका अगला खुलेगा। फिर 10 नंबर जब मैंने सबमिट किया, फिर ऐसे आया 20 नंबर। 20 नंबर में आ जाएगा उपन्यास, रचनाएं, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, इन सब से 20 नंबर का रचनाएं आ जाएगी। फिर 20 नंबर का सेक्शन आ जाएगा कि काल विभाजन, कि कौन सा काल कब में हुआ है, कब में नहीं हुआ है, तो ऐसे करके। और मैं ये बता दूं कि मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है इससे यूथ पब्लिकेशन की बुक से बनाया हुआ है। सेम अगर कोई अच्छे से पढ़ ले, मैं ही अच्छे से पढ़ी होती ना, तो सेम सारे उसमें से ही आया था। रामचरितमानस की रचना उन्होंने कब की, 1531 में मैं पढ़ के गई थी, तो वो आया था। और भी छोटी छोटी रचनाएं कि श्रृंगार विलास किसकी रचना है, भूषण की रचना है। मैंने जो नोट्स बनाया है, मैंने उसको सेंड भी किया है, छोटे छोटे नोट्स यूथ पब्लिकेशन की बुक से, सेम एज इट इज़ उसी में से आया था। कुछ क्वेश्चन कह सकती हूँ कि नहीं आए थे। देखो, ज़्यादातर उसमें पूछा था कि सीरियल वाइज लगाने के लिए, कि कोई रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू, लहर, झरना, कामायनी, उसको सीरिएशन करने के लिए आया था। ठीक है, फिर काल विभाजन के टाइप से, तो उसमें आप कंफ्यूज हो गए। मैं इतना पढ़ के गई थी, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही थी। हर क्वेश्चन में काल क्रम के अनुसार इसको लगाइए, रचनाओं को काल क्रम के अनुसार लगाए। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब निर्धारित किया है, रीति काल का समय कब से कब निर्धारित किया, ऐसे छोटे छोटे। और हालावाद के प्रवर्तक कौन है, हालावाद के बच्चन जी हैं। और ये था कि अज्ञेय को आप किस में रखेंगे, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में आप किस में रखेंगे, ऐसा करके आया था। फिर प्रगतिवाद का कालक्रम आया था 1936 से 1936 से 1943, वो मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, वो आया था। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एज इट इज़ मेरे नोट्स से मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं गलत करके आई हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा हम डेटा नहीं याद कर सकते हैं कि मतलब जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लिटरेचर की, वो कर लेंगे। लेकिन मैं अभी नई नई तैयारी में जुटी हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना हिंदी में, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं गारंटी दे रही हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं, अगर कोई वो पढ़ के जाएगा ना, तो उसका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि ये मेरे नोट्स के आए हुए हैं, बट यही है कि वो कालक्रम जो था, जितने भी डेट्स वाले थे ना, उसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि 2 डेट्स सेम दे रहे थे, और वो दिमाग वहीं पे जाके क्रैश हो जा रहा था कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने अपने सब्जेक्ट का बता दिया। हिंदी का देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, 80-85 प्लस करके आओगे। वो 10-5 नंबर जो भले ही इधर उधर हो जाएंगे, बट 80 और 85 करके आओगे। और था देवनागरी लिपियों से भी आया था। देवनागरी लिपि सबसे पहले किस राज्य में बोली गई, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ऐसे करके दिया था। और देवनागरी लिपि सबसे पहले कब लिखी गई, ये आया था। इस मतलब ऐसे देवनागरी लिपियों से भी आया था। और हिंदी से संबंधित जो भी ये अनुच्छेद थे, उससे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सारे मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, आप देख लेना, एक बारी मैच करा लेना, फिर आपको लगेगा। और हाँ, मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने नोट्स पे कि पता नहीं इससे आएगा कि नहीं आएगा। DSSB में किताबों से कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे नोट्स से ही सब आया था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, एकदम सीरियस बात कर रही हूँ। अगर इस बारी जिनका मतलब मेरा नहीं भी हुआ, तो अगली बार हो जाएगा। और आई होप कि इस बारी हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ठीक ठाक एग्ज़ाम दिया है। अब आ जाते हैं पेपर 1 पे। ठीक है, पेपर 1 में
हिंदी इतनी ईजी आई थी कि आप 20 में से 15 जो नहीं भी पढ़ते ना 20 में से 15 कर लेंगे। मुझे तो 18 क्वेश्चन आ रहे थे बढ़िया से। ठीक है, हिंदी की बात खत्म हो गई। इंग्लिश भी बहुत इजी आई थी। इंग्लिश में पूछा था कंजक्शन, और ये आया था प्रीपोजिशन पूछा था कि इज़ एम आर का, और एंड अप ऑन, इस सब का फिल इन द ब्लैंक्स कर करके आ जा रहा था। और कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे थे, और पैसेज आया था। देखो पैसेज मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। रीजनिंग और मैथ ने टाइम खा लिया, तो अगर मैं पैसेज पढ़ती तो मेरे क्वेश्चन हिंदी के छूट जाते, इसलिए मैंने ना जो पैसेज था उसको स्किप कर दिया। क्योंकि इसको पढ़ूंगी फिर इसके बाद एग्ज़ाम दूंगी, 3-4 नंबर के पैसेज थे, मैंने स्किप कर दिया, टाइम नहीं था मेरे पास। तो हिंदी हो गया, बहुत इजी आएगी हिंदी। और हिंदी में वही विलोम शब्द, पर्यायवाची और ऐसे करके बहुत इजी आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा हिंदी। और इंग्लिश भी ठीक ठाक आई थी, बहुत मुझे टफ नहीं लगी। अब देखते हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट क्या होता है। तो हिंदी इंग्लिश की बात हो गई। रीजनिंग बहुत ईजी थी, बट टाइम टेकिंग है। रीजनिंग में मेरा रीजनिंग आधे घंटे में हुआ है। आधे घंटे में मैंने मैथ, इंग्लिश और ये सब करके मैं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम में गई हूँ। सेकंड मतलब 1 घंटे से ज़्यादा तक मैं फर्स्ट पेपर सॉल्व की। इसके बाद फटाफट क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, मुझे सॉल्व नहीं करना था कुछ, इसलिए मैंने 1 घंटे से कम में ही मतलब जो क्वेश्चन थे अटेम्प्ट कर लिए। जिनका भी सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस होगा वो फर्स्ट पेपर में 1 घंटे से कम का टाइम देंगे, क्योंकि सेकंड पेपर बहुत हार्ड होने वाला उनके लिए, क्योंकि उनको सेकंड पेपर भी सॉल्व करना है और फर्स्ट पेपर तो करना ही है। पहले मैं फर्स्ट पेपर का बता दूँ, इसके बाद बताती हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश हो गया। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी थे। मैं बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ के गई थी भाई, मेरे पास टाइम इतना नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि स्कूल फिर खाना बनाओ ये वो, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, ये रियलिटी है, आप भी करके देखना, नहीं हो पाता है। तो मैं रीजनिंग उतना नहीं पढ़ के गई थी, फिर भी मैंने 12-15 क्वेश्चन किए हैं, और जो आ रहा था मुझे वही मैं की हूँ। रीजनिंग में तुक्का बिल्कुल नहीं मारी हूँ, तो मैंने सॉल्व किया। और उस सॉल्व करने में ना इतना टाइम जा रहा था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, और जो लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे उनके लिए रीजनिंग बहुत हलवा था। ठीक है, और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन, मैथ्स की बारी आती है। अब मैथ्स 20 नंबर का आया था, तो 20 नंबर में से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जो बस गुणा भाग करना है। गुणा भाग मतलब एकदम ईजी सा फुद्दू सा गुणा भाग करना है 5 क्वेश्चन में। 2-3 क्वेश्चन अगर परसेंटेज का हल्का भी आपको परसेंटेज का आइडिया है ना, तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बस आप तुरंत 100 से गुणा करो, भाग करो, तुरंत आंसर निकल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इतना ही मैं करके आई हूँ, क्योंकि मैथ्स के जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस और छमाही में चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ एलसीएम के क्वेश्चन इतना इजी आया था मेरा, वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि टाइम इतना कम था। मैं बार बार ट्राई कर रही थी। आया था 5 क्यूब मल्टीप्लाई 9 का क्यूब, कॉमा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर, ऐसे करके फिर बोला था कि इसका एलसीएम निकालो। अब वो ही मेरा नहीं निकल रहा था क्योंकि टाइम नहीं था। अब मैं वॉच देखे जा रही थी और मुझे एकदम से हड़बड़ी सी हो रही थी, फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया, ईगो पे नहीं लिया कि भाई नहीं रहने दो, गिव अप कर देती हूँ। तो मैथ्स के मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन किए हैं जो एकदम ईजी से निकल जाए। ठीक है, अब बात आती है किसकी, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस के देखो, जीएस करंट के बहुत मतलब कुछ क्वेश्चन जो अवार्ड से दिए गए थे और ज़्यादातर करंट से ही क्वेश्चन पूछा गया था। केरला से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे। पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आया कि केरला से इतना प्यार क्यों है। सारे स्टेट को छोड़ के केरला से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे कि कौन सा युद्ध इसमें से केरला में हुआ है, युद्ध अभ्यास केरला में हुआ है। और केरला से रिलेटेड मुझे याद है कि 3 से 4 क्वेश्चन केरला से ही आए थे, और ये मुझे समझ नहीं आएगा कि, और हाँ, जो भी हिंदी में जो रचनाएं हैं दिल्ली से रिलेटेड, अगर किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने दिल्ली से रिलेटेड रचनाएं लिखी हैं तो वो आया था। और ये भी आया था कि जीएस में आया था कि दिल्ली का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। ये 2 क्वेश्चन थे। एक पहला क्वेश्चन ये था कि दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि दिल्ली की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, तो ये आप करके जाना। दिल्ली से रिलेटेड मतलब 4-5 क्वेश्चन थे ओवरऑल मिला के, मेरे हिंदी में भी लेके और जीएस में भी लेके ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। अब देखो, जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी होगा वो क्या करके जाएंगे, हिंदी जिनका सब्जेक्ट होगा, देखो पहले तो आप सिर्फ PYQ अगर वही यूथ पब्लिकेशन की आपने लगा लिया तो आपका 70 से 80 क्वेश्चन हलवा है।
और 10 नंबर तो पैसेज ही आता है, उसको तो आपको पढ़ के नहीं जाना। फिर 10 नंबर टीचिंग स्किल्स है, वो भी आपको पढ़ के नहीं जाना, क्योंकि वो पढ़े से नहीं आएगा, वो अपने आप से आएगा और वो अपने आप से ही करना होगा। तो 20 नंबर यही हो गया। अगर आप 80 नंबर में से 60-70 भी कर लेते हो तो मतलब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हिंदी जिनका है वो अब सेकंड पेपर पे इतना पढ़ के जाएंगे, और फर्स्ट पेपर में हिंदी में आपका जो हिंदी वाले सब्जेक्ट लोग हैं उनका 20 आउट ऑफ 20 आएगा, क्योंकि बहुत इजी हिंदी आती है, ठीक है। फिर आपको काम करना है थोड़ा सा रीजनिंग पे, रीजनिंग बहुत इजी आती है, ताकि सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे वाले कि। और मैथ्स में काम वाले से रिलेटेड कि 2 लोगों ने काम स्टार्ट इतने दिन में किया, फिर एक ने गिव अप कर दिया, फिर दूसरे ने जारी रखा, तो ओवरऑल काम कब होगा। काम और समय से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा ही आएगा, एक चक्रवृद्धि व्यास से आएगा ही आएगा, एक एलसीएम एचसीएफ से आएगा ही आएगा। आप लिख के ले लो, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब प्रैक्टिस क्या, ऐसे ही वीडियोज़ देखती रहती थी, स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो ऐसे वीडियोज़ देखने लगती थी। मैथ्स के जो क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट में बताए गए हैं ना, सेम वैसे क्वेश्चन ही मैथ्स में आए थे। अगर आप नहीं करके जाओगे आपको बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़े रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन मैं देख के गई थी वैसे क्वेश्चन ही आए थे। और इंग्लिश में ज़्यादातर आप प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये क्लियर कर लेना कि टेबल पे ऑन द टेबल होगा कि इन द टेबल होगा, है ना, ये आया था ऑन द टेबल वाला। फिर और हिंदी में ज़्यादातर कारक पूछा गया था कि पेड़ से पत्ता गिरता है, राम ने रावण को मारा, तो कारक से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ा पता नहीं कैसा पेपर सेट करा है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दे रहा था, और कुछ टॉपिक्स मतलब उसको हटा ही दिया था। जैसे संधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन पूछा था संधि से, वो भी विसर्ग संधि का था, मतलब विसर्ग संधि से ही 2 क्वेश्चन, कारक से 5 क्वेश्चन। तो ऐसे कर करके कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया था, और कुछ टॉपिक को एकदम इग्नोर ही कर दिया था। तो आप कारक अच्छे से देख के जाना हिंदी के लिए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देख के जाना इंग्लिश के लिए, ठीक है। और जीएस के लिए अप्रैल 2024 के भी करंट अफेयर पूछा था। अप्रैल 2024 से कोई करंट अफेयर पूछा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और करंट अफेयर आया था, बढ़िया आया था। जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि पता नहीं, समझ ही नहीं आया था, ठीक। और ये हो गया। और क्या बताऊँ, मैथ्स में बता दिया कि कुछ जो टॉपिक्स हैं, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन कुछ, और क्या था, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन हो गया और परसेंटेज हो गया, इनमें से ज़रूर ही आएगा, ठीक। और देखो, घबरा के बिल्कुल नहीं जाना है, सब ऐसे ही हमारे जैसे ही हैं। पहले तो घबराना नहीं है, सही बात है, पहले तो घबराना नहीं है, आराम से जाना है, क्योंकि सब हमारे जैसे ही हैं। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है या होता भी है तो आप एकदम टक्कर में ही हैं। मेरा भी ऐसे ही क्वेश्चन गया है कि मैं अगर नहीं भी होगा तो कुछ मार्क्स से ही नहीं होगा, बट हो सकता है कि हो ही जाए। तो अब देखते हैं, वो रिजल्ट के ऊपर है, मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। मैंने एग्ज़ाम दे दिया और अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और बाकी जिनका भी एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो फिर प्रिपरेशन करते रहना। और फिर मैं कुछ स्ट्रेटजी लाने वाली हूँ, वीडियोज़ लाने वाली हूँ, तो उन सबको आप देखते रहिएगा, पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, क्योंकि फिर केवीएस की आने वाली है। केवीएस हमारे हाथ से ना जाए, अगर ये थोड़ा टफ भी है तो भी देखते हैं क्या होता है। आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल रिलैक्स होके जाइएगा। वहाँ पे सबसे पहले आप जाओगे ना, तो एंट्री के टाइम आपका स्कैन होगा, वीडियोग्राफी वगैरह होगी, फिर एंट्री होगी। वहाँ पे जाके आपको एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री लेनी है, फिर वहाँ पे सीट पे बैठ जाना है, फिर पेन ले लेना है, आपको पेन ले लोगे, फिर जाके अगर पानी वानी पीना चाहो तो पी सकते हो। पानी वानी पी के आराम से बैठ जाओगे, अपना एग्ज़ाम दोगे, सब वो बताएंगे, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे फिर एप्लीकेशन आपका ही जो पासवर्ड के रूप में आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डाल के एंटर कर लोगे। इसके बाद अपना पेपर दे लो। जैसे पहले मेरा रीजनिंग आया था, मैंने रीजनिंग के मतलब कि 10, 12 या 15 क्वेश्चन करे, फिर इसके बाद उसको सबमिट कर दिया। अब मैं दोबारा रीजनिंग पे नहीं जा सकती, ठीक है, अब वो सबमिट हो चुका। अब मैं चाहूँ कि रीजनिंग के फिर से क्वेश्चन कर लूँ तो वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए फिर मेरा आया हिंदी आया था, फिर मैंने हिंदी कर लिया, हिंदी को सबमिट कर लिया। फिर मेरा आया जीएस को सबमिट कर लिया, फिर मेरा इंग्लिश आया, फिर इंग्लिश को सबमिट कर लिया, फिर इसके बाद आया मेरा मैथ्स, फिर इसके बाद मैंने मैथ्स को करके सबमिट कर लिया। फिर मेरा आया मेरा सब्जेक्ट हिंदी में भी ऐसे करके दिया था, 20 20 20 20 10 10 20 नंबर ऐसे डिवाइड किया था, 20 20 20 20 20 के 4 थे, 80 हो गया।
फिर 10 नंबर पैसेज, 10 नंबर टीचिंग स्किल्स, ऐसे 5 भागों में हिंदी को बांट दिया था। तो ऐसे करके मैंने कर दिया। फिर इसके बाद आपको जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, सबमिट हो जाए, फिर टोटल नंबर ऑफ दिखा देगा स्क्रीन पे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना छोड़ा है, ऐसे कर करके। फिर इसके बाद आपको एग्ज़िट करना होगा। फिर जैसे आपने एंट्री करवाई थी कंप्यूटर पे, आपका फ़ोटो लिया गया था और थंब लगाया गया था, वैसे ही एग्ज़िट होगा। आप लेके जाओगे वहाँ पे, आपका फ़ोटो लेंगे, थंब लगा के, सॉरी ये इंडेक्स फिंगर लगा के आपका एग्ज़िट हो जाएगा। इसके बाद भी आपको बैठाए रहेंगे थोड़ी देर कि सबका हो जाएगा, तभी वो बाहर आपको निकलने देंगे, फिर आपको बाहर निकल जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लोग फैकल्टी मतलब लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। जो भी आपको नहीं समझ आना है आप बुलाओगे, 1 मिनट में तुरंत आके आपको तुरंत सॉल्व कर देंगे। कोई इशू की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जिनका भी 23 को एग्ज़ाम है, और भी अदर सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम है, जैसे साइंस है कुछ लोग का कंप्यूटर है, तो उनको बेस्ट विशेष अच्छे से करके आना, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं खुद लोड ले ली थी कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, बिल्कुल ठीक ठाक एग्ज़ाम गया है। अब देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, जिनका भी है ऑल द बेस्ट, थैंक यू।